गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फाइनेंशियल ड्यूटीज़ एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारे यूनिट 5 का 39 लेक्चर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अगर आप देखें तो यहाँ लेक्चर नंबर 39 के अंदर हम हिस्टोरिकल डिफ़ॉल्ट एक्सपीरियंस और रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू द क्रेडिट रिस्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर ना सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट क्या है, किस तरीके से यूज़ की जाती है हमारे लॉस गिवन डिफ़ॉल्ट और एक्सपोजर एट डिफ़ॉल्ट के अंदर। उसके बाद हमारे अंडर बेस सेकंड के अंदर हमारे डिफ़ॉल्ट किस तरीके के हैं डेब्ट ऑब्लिगेशंस को जिन्हें हमें अकर करना होता है। और लास्ट में हम क्रेडिट रिस्क के बारे में पढ़ेंगे कि क्रेडिट रिस्क किस तरीके से होती है और उसको किस तरीके से हम अपने पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैनेज करते हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अपनी क्रेडिट रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं और उसको भी हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझ रहे हैं यहाँ पे पीडी को, दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट। अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट इज़ ए फाइनेंशियल टर्म डिस्क्राइबिंग द लाइक्लीहुड ऑफ अ डिफ़ॉल्ट ओवर अ पर्टिकुलर टाइम हॉरिजन। कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट को देखें तो वो एक फाइनेंशियल टर्म है जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा है लाइक्लीहुड ऑफ डिफ़ॉल्ट, कि जो भी डिफ़ॉल्ट हो रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम हॉरिजन के अंदर वो क्या है। तो इट प्रोवाइड एन एस्टिमेट ऑफ द लाइक्लीहुड दैट अ बोरोवर विल बी अनेबल टू मीट इट्स डेब्ट ऑब्लिगेशन। तो ये हमें प्रोवाइड कर रही है उस एस्टिमेशन को जो कि एक बोरोवर का है, जो जब वो किसी भी तरीके के डेब्ट ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पा रहा। तो पीडी इज़ यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ क्रेडिट एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। अगर हम देखें तो पीडी का यूज़ हम अपने वैरायटी ऑफ क्रेडिट एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के लिए करते हैं। तो अंडर बेसल सेकंड it is a key parameter used in the calculation of economic capital and regulatory capital for a banking institution। कि अगर हम देखें तो अंडर बेस सेकंड के अंदर ये एज ए की पैरामीटर यूज़ किया जाता है जब हम किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर अपने इकोनॉमिक कैपिटल और रेगुलेटरी कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पीडी इज़ क्लोजली लिंक टू द एक्सपेक्टेड लॉसेस। कि अगर हम देखें तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट है वो हमेशा क्लोजली लिंक होता है हमारे एक्सपेक्टेड लॉसेस से, जहाँ पे हम डिफाइन करते हैं उसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ द पीडी की जो लॉस है हमारे किसी भी गिवन डिफ़ॉल्ट में और जो भी एक्सपोजर है हमारे एट डिफ़ॉल्ट में वो क्या है। तो हमेशा आप ये देखेंगे कि पीडी को हमेशा लिंक किया जाता है हमारे एक्सपेक्टेड लॉसेस से और हम डिफाइन करते हैं उसे एज ए प्रोडक्ट ऑफ द पीडी, जहाँ पे हम अपने लॉस एलजीडी और ईएडी के बेसिस पे उसको चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि पीडी इज़ द रिस्क दैट द बोरोवर विल अनेबल और अनविलिंग टू रिपे इट्स डेब्ट इन फुल और ऑन टाइम। अगर हम देखें तो पीडी एक तरीके की रिस्क है किसी भी बोरोवर की जब वो किसी भी तरीके से अनेबल है, अनविलिंग है कि वो उस डेब्ट को रीपे करेगा फुल और ऑन टाइम। अगर हम देखें तो जो रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट है तो द रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट इज़ ड्राइव बाई एनालाइजिंग द ऑब्लिगेटर्स कैपेसिटी टू रिपे द डेब्ट इन द अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स। अगर हम देखें तो जो रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट है वो ड्राइव कर रही है कि जहाँ पे हम अपने ऑब्लिगर्स को एनालाइज कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी को देख रहे हैं कि वो किस तरीके से अपने डेब्ट को रीपे करेंगे इस अकॉर्डेंस में जहाँ पे वो अपने कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। पीडी इज़ जनरली एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इनएडुकेट कैश फ्लो टू सर्विस डेब्ट, डिक्लाइनिंग रेवेन्यू और ऑपरेटिंग मार्जिन्स, हाई लिवरेज, डिक्लाइनिंग और मार्जिनल लिक्विडिटी एंड द इनएबिलिटी टू सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट अ बिजनेस प्लान। अगर हम देखें तो पीडी हमेशा जनरली एसोसिएट होती है हमारी फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स से, जैसे कि इनएडुकेट कैश फ्लो टू सर्विस डेब्ट, डिक्लाइनिंग रेवेन्यूज और ऑपरेटिंग मार्जिन्स, हाई लिवरेज, डिक्लाइनिंग और मार्जिनल लिक्विडिटी एंड द इनएबिलिटी टू द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट फॉर अ बिजनेस प्लान। कि अगर हम देखें तो इस तरीके से हम अपने फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख सकते हैं जो कि हमेशा एसोसिएट होती है हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट से। In addition to these quantifiable factors, the borrower willingness to repay also must be evaluated। कि अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कुछ क्वान्टिफाइबल फैक्टर्स से देख रहे हैं कि बोरोवर किस तरीके से विलिंग कर रहे हैं कि वो अपने क्रेडिट को रीपे करेंगे, अपने डेब्ट्स को रीपे करेंगे और उसका इवैल्यूएशन करेंगे। तो अगर हम देखें तो जो हम अंडर बेसल सेकंड के बारे में बात कर रहे थे, जो कि सभी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन अपने मॉनेटरी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो अंडर बेसल है वो एक तरीके का पैरामीटर है जिसका यूज़ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन अपने इकोनॉमिक कैपिटल और अपने रेगुलेटरी कैपिटल को करने के लिए करते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो अंडर बेसल सेकंड के अंदर जो हमारे डिफ़ॉल्ट इवेंट है किसी भी डेब्ट ऑब्लिगेशंस के, उनको तब अकर किया जाता है जब हम देखें कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि इट इज़ अनलाइकली दैट द ऑब्लिगर विल बी एबल टू रीपे इट्स डेब्ट ऑन द बैंक विदाउट गिविंग अप एनी प्लेस कोलेटरल। अगर हम देख रहे हैं
तो यहाँ पे हमेशा जो ऑब्लिगर है वो अनलाइकली होगा जब वो किसी भी तरीके का एबल नहीं है कि वो उन डेप्ट को रीपे करे उस बैंक में जहाँ पे वो अपने किसी भी कोलेटरल को प्लेस नहीं कर रहा है। दूसरा क्या है कि द ऑब्लिगर इज़ मोर देन 90 डेज पास्ट ड्यू टू ऑन अ मटेरियल क्रेडिट ऑब्लिगेशन। अगर हम देखें तो ऑब्लिगर के पास यहाँ पे 90 दिन से ज़्यादा होते हैं उस पास्ट डेट से जहाँ पे वो अपने मटेरियल क्रेडिट ऑब्लिगेशंस को पूरा करे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज़ द क्रेडिट रिस्क। अगर हम क्रेडिट रिस्क की बात करें तो क्रेडिट रिस्क इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम अ बोरोवर फेलियर टू रिपे अ लोन और मीट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। कि अगर हम देखें तो क्रेडिट रिस्क एक तरीके की पॉसिबिलिटी है हमारे उन लॉसेस की जब कोई बोरोवर किसी भी लोन अमाउंट को रीपे करने में फेल हो रहा है और साथ साथ अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर रहा है। तो ट्रेडिशनली इट रेफर टू द रिस्क दैट अ लेंडर में नॉट रिसीव द अमाउंट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो ये वो रिस्क है जहाँ पे एक लेंडर कोई भी तरीके के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को रिसीव नहीं कर रहा है, तो विच रिजल्ट इन एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कैश फ्लो एंड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। अगर हम देखें तो इसका रिजल्ट क्या होता है एक लेंडर के लिए कि वो अपने कैश फ्लो को इंटरप्रेट करता है और साथ साथ अपनी कॉस्ट को भी इंक्रीज़ करता है जब वो अपने पेमेंट का कलेक्शन कर रहा हो। तो एक्सेस कैश फ्लो में बी रिटर्न टू प्रोवाइड एडिशनल कवर फॉर क्रेडिट रिस्क। कि अगर हम देखें तो एक एक्सेस कैश फ्लो के लिए हमें एक रिटर्न चीज़ प्रोवाइड करनी होती है जहाँ पे हमें अपने एडिशनल कवर को करना होता है जो कि क्रेडिट रिस्क से हमें हो रहे हैं, एक लेंडर को हो रहे हैं। तो व्हेन अ लेंडर फेसेस हाइटेंड क्रेडिट रिस्क, कि जब कोई लेंडर किसी भी तरीके की क्रेडिट रिस्क को फेस करता है तो इट कैन बी माइटिगेटेड विया हायर कूपन रेट विच प्रोवाइड फॉर ग्रेटर कैश फ्लो। तो हमेशा माइटिगेट करता है कि वो एक हाई कूपन रेट से अपने ग्रेटर कैश फ्लो को प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। तो क्रेडिट रिस्क आर कैलकुलेट बेस्ड ऑन द बोरोवर ओवरऑल एबिलिटी टू रिपे अ लोन अकॉर्डिंग टू इट्स ओरिजिनल टर्म। कि अगर हम देखें तो क्रेडिट रिस्क का कैलकुलेशन हम तब करते हैं जब हम अपने बोरोवर की ओवरऑल एबिलिटी को देख लें कि वो लोन को किस तरीके से रीपे करेगा और उसके अकॉर्डिंग उसके क्या ओरिजिनल टर्म्स होंगे। टू एसेस क्रेडिट रिस्क ऑन अ कंज्यूमर लोन, कि अगर हमें किसी भी कंज्यूमर लोन के लिए किसी भी क्रेडिट रिस्क को एसेस करना हो तो लैंडर्स लुक एट द 5 C's। कि अगर आप देखें तो लैंडर हमेशा उन 5 चीज़ को दिखता है, एसेस करता है। पहला तो क्या कि बोरोवर की किस तरीके की क्रेडिट हिस्ट्री है, क्या कैपेसिटी है उसके उस डेप्ट को रीपे करने की, किस तरीके का उसका कैपिटल है, क्या लोन कंडीशंस हैं और किस तरीके से हम अपने कोलेटरल को एसोसिएट करेंगे हमारे उस लोन से। इन सब 5 C's के बेसिस पे एक लेंडर अपने क्रेडिट रिस्क को एसेस करता रहता है जब वो किसी भी तरीके के कंज्यूमर लोन को दे रहा हो। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हाउ टू रिड्यूस क्रेडिट रिस्क, कि हम अपने क्रेडिट रिस्क को किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमें कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं और पॉइंट्स के बेसिस पे हम इन चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे। पहला क्या है कि डिटरमाइनिंग क्रेडिट वर्थिनेस एक्यूरेटली, जजिंग एंड द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द पोटेंशियल बोरोवर इज फार मोर इफेक्टिव दैन द चेजिंग लेटर पेमेंट्स आफ्टर द फैक्ट। कि अगर हम देखें तो हमें किसी भी क्रेडिट वर्थ को डिटरमाइन करना होता है और एक्यूरेटली हम जज करते हैं कि जो भी पोटेंशियल बोरोवर्स हैं उनका किस तरीके का क्रेडिट वर्थ है जो कि बहुत इफेक्टिव है जब वो किसी भी लेट पेमेंट को चेज करेगा। नेक्स्ट क्या है, नो योर कस्टमर, कि हमें अपने कस्टमर के बारे में जानना होना चाहिए। उसी अगर आप अपने कस्टमर के बारे में जानते हैं तो आप अपनी क्रेडिट रिस्क को वहाँ पे कम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंडक्टिंग ड्यू डेलिगेंस, कि आपको अपने डेलिगेंस के ड्यू से पहले इन चीज़ों को कंडक्ट करना होता है जहाँ पे आप अपनी क्रेडिट रिस्क को कम कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है लिवरेजिंग एक्सपर्टाइज, कि हमेशा हमें अपने एक्सपर्ट्स को लिवरेज देनी चाहिए और जो भी बोरोवर कैपेबल है, उसकी कैपेसिटी है, उसकी बेटर क्रेडिट हिस्ट्री है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने उन एक्सपर्ट्स को लिवरेज देनी चाहिए जो कि किसी ना किसी तरीके से हमारी क्रेडिट रिस्क को रिड्यूस कर सकें। लास्ट पॉइंट क्या है, सेटिंग एक्यूरेट क्रेडिट लिमिट्स, कि अगर हम अपने बोरोवर के लिए एक एक्यूरेट क्रेडिट लिमिट सेट कर दें तो भी हम अपने क्रेडिट रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। कि जिस बोरोवर की जिस तरीके की कैपेबिलिटी है, जिस तरीके की उसके अंदर कैपेसिटी है, जिस तरीके का उसका कैपिटल है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने बोरोवर की या कस्टमर की क्रेडिट लिमिट को सेट करना चाहिए जो कि एक बैंक उसके ओवरऑल इवैल्यूएशन के बेसिस पे करता है। और फाइनली हम ये देखते हैं कि अगर जब हम इन चीज़ों को ईज़िली फॉलो करते हैं कि किस तरीके से हम अपने क्रेडिट वर्थ को डिटरमाइन करेंगे, किस तरीके से हम अपने कस्टमर को पहचानेंगे, किस तरीके से हम अपने डेलीगेंस को कंडक्ट करेंगे
किस तरीके से हम अपने एक्सपर्ट्स को लिवरेज देंगे और किस तरीके से हम अपनी क्रेडिट लिमिट को सेट करेंगे कस्टमर के लिए, जिससे कि वो एबल हो और वो हमारे उन डेप्ट का रीपेमेंट टाइमली करता रहे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।